नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। अभी अभी न्यूज आ रही है कि यूरोपियन एक कंट्री है जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्वीडन, बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में हेल्प करती है। उस कंट्री ने, स्वीडन ने आज ही एक नेटो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। कईयों को पता होगा नेटो क्या होता है, जिनको नहीं पता है उनको हम बता दें कि ये है एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। अब ये ट्रीटी क्यों आई थी? जब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है और हमारे यहां कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। ठीक है, विश्व में हमने देखा कि 2 तरह की पावर अभी डेवलप हो गई, एक यूएस, एक रशिया। अब दोनों पावर एक दूसरे काउंटर करना चाहती हैं, अपना अपना गुटबाजी कर रही हैं, अपने अपने ग्रुप बना रही हैं। ऐसे में यूएस एक अलायंस लेके आता है, जो होता है ये है जो समुंदर, इसको हम कहते हैं अटलांटिक। अब अटलांटिक के दोनों ओर, चाहे वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो ये, चाहे वो यूरोप हो, तो अब क्या होता है कि इस अटलांटिक ओशन के इर्द गिर्द जो नेशंस हैं, जो सारे ये जगह हैं, अब ये सारे अलायंस आपस में करने लगते हैं। ये कहते हैं कि अब हमको एक दूसरे का साथ मिलाना चाहिए, अब हमको एक ट्रीटी बनानी चाहिए। ट्रीटी, नेटो। अब यही नेटो नाम पड़ा। नेटो को काउंटर करने के लिए यूएसएसआर अपने आप से एक ट्रीटी निकाल के लाया, वॉर्सो पैक्ट। कईयों को पता होगा, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। और इसके बाद क्या होता है, एक कोल्ड वॉर जैसा शुरू हो जाता है कि भैया अब आपस में दोनों देश कॉम्पीट कर रहे हैं, किसके पास ज्यादा फायर पावर है, किसके पास ज्यादा बंदूक है, किसके पास क्या, कितने सारे दोस्त और हैं। तो अब कुल मिला के नेटो में सबसे बड़ा लीडर हमें पता है अमेरिका है। हम तो यहां बैठे न्यूट्रल, हम ना नेटो का हिस्सा हैं, हम ना किसी का हिस्सा हैं। हम अपना नॉन अलाइन मूवमेंट में रहते हैं कि हमें किसी से दुश्मनी नहीं चाहिए, हमें किसी से ऐसा नहीं करेंगे कि हम किसी से नफरत करके किसी के साथ जाएंगे। नहीं, हम वसुधैव कुटुंबकम में ही बिलीव करेंगे, उसी में रहेंगे। आज उसमें न्यूज आ रही है कि जो एक कंट्री ये बची थी, ग्रे वाली, बीच वाली, अब ये भी ब्लू हो गई। लो, अब ये भी नेटो का हिस्सा हो गई। कुल मिला के इससे हुआ क्या? इससे हुआ बहुत कुछ। क्या हो रहा है कि हमको पता है रशिया ने 2 साल पहले से ही 2022 में एक बहुत बड़ा जंग छेड़ रखी है यूक्रेन से। अब यूक्रेन बेचारा देश ये झेल रहा है मार इसकी रशिया की। अब रशिया के जितने इर्द गिर्द के पास के और देश हैं, चाहे वो एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, ये सारे के सारे देश अब डरने लगे कि क्या पता कल को हमारे ऊपर आक्रमण हो जाए। यही हुआ, यही वजह थी कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने ही 2022 में बोला था कि हमको ज्वाइन कर रहा है नेटो। हम नहीं जानते, अब अभी तक हम नॉन अलाइन रह रहे थे, अभी तक हम जो है बिल्कुल ही न्यूट्रल रहते थे, वो अब से हम नहीं रहेंगे। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें आगे अपना क्या करना है। ठीक है, यही करते करते आज इन्होंने क्या किया, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा करी कि डॉक्टर उल्फ नाम है इनका, क्रिस्टरसन, कि आज हम ज्वाइन कर रहे हैं नेटो को। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और फ्रीडम के लिए बहुत बड़ी जीत है ये, कि अब आजादी बनी रहेगी, सब कुछ रहेगा, अच्छा रहेगा, बहुत कुछ। ये कह रहे हैं कि जो एक्सेशन जो हुआ है, अब हम नेटो का हिस्सा बन गए हैं, तो अब एक बहुत कुछ हमें फ्रीडम मिली है। स्वीडन अब बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेगा जो ऑलरेडी वो अकेला करता आया था। आपको सोनिया मैम आईआर में पढ़ाएंगी और हो सकता है और भी ज्यादा डिटेल में बताएं, क्योंकि उनसे ज्यादा आईआर कोई नहीं समझता है। अब वो जेएनयू की इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कूल की पोस्ट ग्रेजुएट है, उनका पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में उनका पोस्ट ग्रेजुएशन है। शी नोज मच मच बेटर ऑन दिस। नाउ क्या हो रहा है कि नेटो में आने के बाद से ही हर कोई अपना अपना ये बताना चाह रहा है कि देखो अब हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम हैं, हम हैं, हम। तो पूरा का पूरा आप देख रहे हो बाल्टिक सी, ये जो बाल्टिक सी आपको दिख रहा है बीच में ऊपर नॉर्थ में यहां पे, अब ये जो बाल्टिक सी है, ये वाला समुद्र का रास्ता, ये पूरा एक तरीके से घिर गया है। अब ये पूरा का पूरा समुद्र जो है नेटो कंट्रीज से घिरा हुआ है और बगल में रशिया बैठा है। कुल मिला के रशिया को हर तरफ से घेरने की साजिश, हर तरफ से प्लान। अब इसी को इसी को हम कह रहे हैं कि कई सारे साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इसको बोलते हैं एक बाल्टिक सी जो नाम है, इसको सोनिया मैम ने बताया कि इसका नाम है नेटो लेक। अब ये देखो कितना अच्छा नाम है, नेटो लेक। लो, अब वो समुंदर कहां रहा है, अब तो उसमें सारी नेटो पावर्स का अपना अपना एक, जिसे कहते हैं कि पूरा पूरा अब उनका ही कब्जा हो गया है इस पूरे बाल्टिक सी पे। लो, बहुत बढ़िया, आसान हो गया। इन्होंने कहा है कि अब हम बहुत जल्दी ही हम अपने फोर्सेस को तैनात करना शुरू करेंगे। और अभी तक क्या हो रहा था कि हम एक सिंगल प्लेयर थे, अब जाके हमको एक सीखना पड़ेगा कि हमको टीम प्लेयर बनना है। अच्छा, ये भी बात सही है। क्या हर कोई इनको चाहता था, आसानी से इनको आने देना चाहता था? क्या ऐसे कुछ लोग थे जो ये सोच रहे थे कि इसके आने से कोई दिक्कत होगी? यस, ऑफ कोर्स। रशियन प्रेसिडेंट ने पहले ही बोला था कि अगर यूक्रेन जाता है नेटो में तो इसके अंजाम होंगे, और अंजाम हो रहे हैं, अंजाम चल रहे हैं। अब
या अब भी ये बोल रहे हैं कि अगर फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश अगर और ज्वाइन करते हैं नेटो, अगर और ज्यादा यूएस की कोएलिशन वाली लेड फोर्सेस मेरे रशिया के इर्द गिर्द होंगी, कैलिनिंग्राड के आसपास होंगी, तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। अब एक्शन के खिलाफ नेटो का अपना एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 5। नेटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है कि हम में से किसी एक पे भी हमला सब पे हमला माना जाएगा। बस साफ बात है कि वी पार्टीज, ऑल द पार्टीज एग्री कि हमारे में से किसी एक के ऊपर भी आर्म्ड अटैक, कैसा भी आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन और एनी वन, किसी के भी ऊपर होगा, वो सब के ऊपर माना जाएगा और हम अपना सेल्फ डिफेंस फिर अपना एक्सरसाइज करेंगे, जैसा जैसा यूएन के चार्टर 51 में, आर्टिकल 51 का जो यूएन का अपना चार्टर था, जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ है सेल्फ डिफेंस में आप हथियार चला सकते हो, आप हथियार उठा सकते हो, जो हमने यूएन में साइन कर रखा है आर्टिकल 51, हम उसी को यूज करेंगे और हम आह्वान करेंगे अपनी सारी फोर्सेस का एक साथ, हम फिर नेटो फोर्सेस कलेक्टिवली फिर उस ताकत का सामना करेंगी। लो ये रही ताकत। अब इन ताकत का सामना करना पड़ेगा अगर इन ताकत ने पहले कोई हमला किया। ये बात जरूरी है सोचनी कि ऐसा नहीं है कि स्वीडन ने एकदम से सोचा, नहीं, 2022 स्वीडन और फिनलैंड दोनों के दोनों अप्लाई करते हैं कि हमको आना है नेटो में। अब फिनलैंड को आना ज्यादा जरूरी था क्योंकि फिनलैंड के बराबर में ही, देखो फिनलैंड के बराबर में ही रशिया है, ये रशिया है और ये ब्लू वाला ये है फिनलैंड। अब इसलिए फिनलैंड को तो जल्दी परमिशन मिल गई कि आप तो तुरंत आ जाओ। स्वीडन के साथ कुछ इशू था। एक तो स्वीडन की जो एक इशू है कि स्वीडन के यहां बहुत ज्यादा इमिग्रेशन होता है। आपने देखा होगा स्वीडन में कई सारे ऐसे न्यूज आती है कि वाह वाह वहां पे कितने सारे इमिग्रेशन वाले लोग पहुंचे हुए हैं, कितने ज्यादा सीरियंस, इराकी, ईरानी, कई सारे लोग स्वीडन में जाके बस गए हैं, कि स्वीडन बहुत ही ज्यादा खुले दिल का देश है, स्वीडन बहुत ही ज्यादा जर्मनी जैसा कि सब आ जाओ, पहले आओ पहले पाओ, सबके सब आ जाओ भर के हमारे यहाँ, तो ऐसा वाला देश है। कई सारे ऐसे देश हैं, हंगरी हुआ, पोलैंड हुआ, या और भी देश है जो बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि स्वीडन अपनी कल्चरल भाई आइडेंटिटी खो रहा है, कि स्वीडन में ज्यादा अब और बहुत सारे क्राइम्स बढ़ गए हैं, वहां पे स्वीडन में और भी तरह की बातें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जो अगर इतने सारे इमिग्रेंट्स नहीं होते तो ये सब नहीं आता। उसी सिलसिले में फिनलैंड ने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, ठीक है। स्वीडन की मेंबरशिप भी साथ ही हमने अप्लाई करी थी, हमने देखी थी कि भाई इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब बाल्टिक सी में से अकेला स्वीडन बचा हुआ था, स्वीडन को भी इस साल मिल गया, ठीक है। अब बन गया हमारा ये नेटो लेक, देख रहे हो बाल्टिक सी को। अब बाल्टिक सी को लेक बनाने से क्या हो रहा है कि अब बहुत सारे, अगर कभी किसी इवेंट में अगर वॉर होता है तो मॉस्को को घेरा जा सकता है, यानी कि रशिया को घेरा जा सकता है। कुल मिला के मैं सोनिया मैम से बात कर भी रहा था, वो बता भी रही थी कि डिप्लोमेसी जो है ना बहुत हद तक अभी भी वैसे ही चल रही है जैसे पहले के राजा महाराजा एक दूसरे से एम्पायर में एकदम ऐसी बातें करते थे, एकदम अपने राजदूत भेज के और एक दूसरे हाथ मिला के एकदम ऐसे चालाकियों से आंखों में बातें करते हुए कि हम बोल भी नहीं रहे हैं लेकिन हम बोल भी रहे हैं। तो डिप्लोमेसी जो है वो अभी भी इंपीरियलिस्टिक है, अभी भी ऐसी सोच में है कि अगर घटना हो जाए तो हमारे पास कितने एलाई साथ में हैं, इनके पास कितने एलाई साथ में हैं, अपने हथियार पहने रखो, अपने हथियार शार्प रखो, बस सब पे बम होंगे तो कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। लेकिन वो भी हमने देखा कि वो भी हो जाता है फिर भी। तो फिनलैंड जुड़ गया, ठीक है, पर स्वीडन को ये याद रखना कि स्वीडन को जुड़ना ही एक क्वेश्चन है कि स्वीडन जब किसी वॉर में कभी आया नहीं, साथ में स्वीडन कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से स्वीडन ने कभी कहीं हथियार नहीं उठाया, किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, ना किसी देश से लड़ाई करी। ये तब के इनके फोटो हैं जब 18th सेंचुरी में एक बार ऐसा हुआ था कि नेपोलियनिक वॉर्स हुए थे, जब फ्रांस के नेपोलियन ने सब पे आक्रमण छेड़ दिया था। अब इसमें ऑस्ट्रिया, प्रशिया, स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, डेनमार्क, सबके सब देखो अपने अपने सिपाही लेके खड़े हुए हैं। तो अब उस समय एक एम्पायर वाले वॉर हुए थे। उस समय एम्पायर होते थे, साम्राज्य होते थे अपने अपने। प्रशिया का एम्पायर है अलग, ऑस्ट्रिया हंगरी का अपना एम्पायर है, उसके अलावा देखो फ्रांस का अपना एम्पायर है, ब्रिटेन का अपना एम्पायर है। तो नेपोलियन को बड़ा होना था उस समय, जो है क्या हुआ, नेपोलियन ने वॉर छेड़ दी सब पे। अब ऐसे में वहां पे स्वीडन को इन्वॉल्व होना पड़ा था, ठीक। ये उस समय स्वीडन के सिपाही की फोटो देखो आप, तब कि आपको देख के समझ जा रहे हो कि अच्छा तब वाली बंदूक होती जिनमें आगे वो बहुत पैनी सी धार वाला चाकू लगा रहता है। अब ये तब की इन्होंने कभी लड़ाइयां लड़ी थी, उसके बाद से इन्होंने कभी लड़ाइयां लड़ी ही नहीं है। हमेशा स्वीडन एक ह्यूमैनिटेरियन, ये वर्ड आप याद रखना, ये आपको बोलना पड़ेगा, कहीं भी आपके काम आ सकता है। ह्यूमैनिटेरियन सुपर पावर के तौर पे स्वीडन जाना जाता है। मतलब स्वीडन हर जगह अपनी हेल्प भेजता है, अपने सामान भेजता है, पीस के लिए, हमेशा पीस के लिए पहले आगे रहता है, अपने पीस कीपिंग फोर्स भेजता है और कई सारे लोगों को अपना लेता है, अपने आ जाओ बुला लेता है। ये स्वीडन उनमें से है। तब भी स्वीडन को जरूरत पड़ी कि भैया हमें जाना पड़ेगा। जब स्वीडन को जरूरत पड़ी तो सारे लोग साथ नहीं थे,
क्या हुआ हमें दिख रहा है, ये टर्की के ये टर्की के राष्ट्रपति हैं एर्डोगन जी। एर्डोगन जनाब ने बोला था कि स्वीडन क्यों आना चाह रहा भाई नेटो में, तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इन्हें क्या चाहिए? इन्हें ये चाहिए क्योंकि ये एक इस्लामिस्ट अपने नेता हैं। तो इन्होंने बोला कि स्वीडन में कई सारे ऐसे लॉज हैं जो बहुत ही ज्यादा फ्री स्पीच के हैं, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। और स्वीडन के जो फ्री स्पीच का जो कानून है बहुत ज्यादा ही है, इतना नहीं होना चाहिए। वहां पे किसी ने एक बार इस्लाम की होली बुक कुरान को डेसिक्रेट किया था। अच्छा, तो इसके बाद से टर्की बोला कि ऐसे कैसे, ये लोग तो यहाँ पे स्वीडन में जो है बहुत सारे कुर्द बैठे हुए हैं, कुर्दिश लोगों को असाइलम देता है, यहाँ पे लिबरल असाइलम पॉलिसीज है इनके यहाँ, और खास करके ये कुर्दिश लोगों को बहुत ज्यादा असाइलम दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और कुर्दिश मिलिटेंट जो यहाँ पे टर्की के खिलाफ का ये काफी सारा कैंपेन छेड़े हुए हैं, ये जाके सबके सब जाके वहां बैठे हैं स्वीडन में, इन्हें नहीं होना चाहिए। पर टर्की को फाइनली बोल दिया गया, यूएस ने बोला, यूएस ने कहा कि रुक जाओ, आने दो, बहुत जरूरी है। ये देखो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब बाइडेन साहब बैठे हैं, बाइडेन साहब ने कहा कि मुझे जरूरी है, तुम मेरी सिचुएशन समझो। रशिया सामने है, मुझे बाल्टिक ओशन में, मुझे बाल्टिक सी में, इस पूरे समुद्र में मुझे मेरा राज चाहिए, ताकि मैं कहीं से भी अगर बाहर से अपने कोई भी नेवी सैनिक कुछ भी लेके आना चाहूं तो मैं ला सकूं। और ये रहा रशिया, मुझे रशिया को काउंटर करना है। तो एर्डोगन साहब बोले मुझे क्या मिलेगा? एर्डोगन साहब ने कहा कि मुझे चाहिए आपके F-16 फाइटर प्लेन। लो, आपके F-16 रैप्टर्स, जो यूएस के बहुत अच्छे वॉर प्लेन्स हैं, बहुत अच्छे फाइटर प्लेन्स हैं। ठीक है भैया, टर्की को चाहिए तो दिलवा देंगे। अब ये इन्होंने तब मांगे हैं जब उल्टा यूएस टर्की पे भड़का हुआ था कि आप क्यों रशिया से मिलिट्री परचेज कर रहे हो। तो इन्होंने कहा ठीक है आपसे कर लेंगे, आप दे दो। तो F-16 इन्होंने मांग लिया, ठीक है भैया, दे तो दिया। अब ये F-16 इन्हें मिल तो गया, ठीक है, $23 बिलियन की इनको वो मिली है इनको हेल्प। अब इसके बाद अगर टर्की को मिला तो टर्की ने तो हाँ कह दिया, ठीक है हमारी तरफ से ओके। फिर टर्की के जो दुश्मन एंगल हैं, टर्की का दुश्मन एंगल ये देख रहे हो, ये कौन सा कंट्री है? ग्रीन वाला, टर्की के लेफ्ट में ग्रीस खड़ा हो गया। ग्रीस ने कहा अरे टर्की को दे रहे हो, हमें कब दोगे? तो अब ग्रीस को भी देना पड़ेगा। ग्रीस को दे दिए भैया F-35 जेट्स, लो तुम भी ले लो। इनको 8.6 बिलियन का दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट, हेल्प दी है इनको कि लो भैया तुम भी खुश रहो, तुम भी नेटो के मेंबर हो। खाली टर्की और ग्रीस ही नहीं, उधर एक हंगरी, छोटा सा सेंट्रल यूरोपियन देश, बहुत ही छोटा सा, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में ये बहुत बड़ा अपना एक सिटी हुआ कर, एक सिटी स्टेट था। तो इस समय हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ओरबान ने भी कहा था कि पहली बात तो मुझे सारे वेस्ट पसंद ही नहीं है, वेस्ट के सारे कंट्री नहीं पसंद है, ये सब इनमें से मुझे कोई नहीं पसंद आ रहे हैं। क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं? क्योंकि वेस्ट बहुत ही ज्यादा लिबरल पॉलिसी वाला है। हर जगह जो है इनके यहाँ अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट के लोग, इंडियंस, यहाँ के लोग, एशियंस, सबके सब आने शुरू हो गए, चाइनीज वाइनीज, इतने नहीं आने चाहिए। यूरोप की अपनी एक मिसाल हुआ करती थी, यूरोप एक एम्पायर हुआ करता था, यूरोप के अपने पूरे दुनिया में कॉलोनीज होते थे, कहाँ गया वो यूरोप? तो अब ऐसे करके इन्हें प्रॉब्लम है, ये कह रहे थे कि अरे हमारी कब? तो अब टर्की की तो आशीर्वाद मिल गया स्वीडन को, मिला क्या? ये हंगरी और रह गया। हंगरी ने अभी हाल में जाके रेटिफाई कर दिया, अच्छा ठीक है ले जाओ कर लो। तो काफी कुछ हुआ, हंगेरियन पार्लियामेंट ने भी रेटिफाई कर दिया स्वीडन की मेंबरशिप, ठीक है, क्योंकि हर पार्लियामेंट को जा जाके अपने अपने घर में, अपने अपने पार्लियामेंट में रेटिफाई करना होता है कि हाँ साहब कोई नया देश जुड़ना चाह रहा है, जिस ग्रुप में हम ऑलरेडी हैं, खासकर ऐसा ग्रुप जहां पे मिलिट्री अलायंस की बात हो रखी है। आप देख रहे हो कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स होती रहती है, आपस में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अब ये देखते हुए हमें समझ में आ गया कि नेटो में कितने लोग हो गए? नेटो में 32 मेंबर्स अब हो चुके हैं। और खाली सिर्फ ये नेटो मेंबर्स ही नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये भी है, आप ये देखो, एक यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल भी है नेटो के अलावा। वो क्या है? जो आपको ये डार्क ब्लू कंट्रीज दिख रही हैं, ये वाली, जिसमें खुद रशिया भी है, तो ये सारी कंट्रीज भी एक काउंसिल का पार्ट बनाती हैं जिसका नाम है यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप। फिर एक इस्तांबुल कोऑपरेटिव इनिशिएटिव भी हुआ था, इस्तांबुल टर्की का अपना, टर्की ने भी अपना छेड़ना शुरू किया, लो उसमें यूएई बुला लिए, बहरीन बुला लिए, कुवैत बुला लिए, ऐसे 2-4 कंट्री इधर उधर ढूंढ के बुला लिए इन्होंने अपना, ठीक है। फिर नाटो के मेडिटेरेनियन डायलॉग, यानी ये जो मेडिटेरेनियन सी है, ये वाला सागर, मध्य सागर, बीच वाला, जो यूरोप और अफ्रीका को डिवाइड करता है। अब यो अफ्रीका की इधर की कंट्रीज है जो मेडिटेरेनियन के इस तरफ हैं, तो नेटो ने कहा इनसे भी दोस्ती बनाए रखनी है, क्योंकि रशिया को अगर घेरना है, चाहे यहां से घेर लो, चाहे यहां से घेर लो, चाहे यहां से घेर लो, कैसे भी करके हमें घेरना तो है रशिया को। अब रशिया को घेरने के लिए इन दोस्तों को भी साथ में रखना पड़ेगा, तो इन्होंने एक बनाया नेटो का मेडिटेरेनियन डायलॉग। वाह, बहुत बढ़िया। फिर पार्टनर्स अक्रॉस द ग्लोब, कहां कहां है? ये भी है पार्टनर, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी है, मंगोलिया भी है, पाकिस्तान भी है, अफगान भी है, ये इनके पार्टनर है। अब इनमें से अफगान, बेलारूस और एक कंट्री और है, 3 कंट्री टोटल, अफगानिस्तान, बेलारूस और रशिया।
तीनों को ही नेटो ने कहा है कि अब तुम्हारे से हम हेल्प नहीं लेंगे ना देंगे, पर बाकियों पे तो फोकस है ही है। अच्छा, आप देख रहे हो कितनी ज्यादा वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो रखी है, और अभी पॉलिटिक्स जो है कितनी ज्यादा बचकानी सी लगती है। जैसे पुराने जमाने में राजे महाराजे एक दूसरे से प्लानिंग करते थे हाथ पीछे करके कि इसको देखेंगे क्या करेगा, अगला अगला इस कदम क्या हो सकता है इसका, अपनी फील्डिंग पूरी बिठा लो, तो ये सब चलता है। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझने के लिए आपको सोनिया मैम डेफिनेटली इस पे बहुत ज्यादा डिटेल्ड इस पे एनालिसिस लेके आएंगी। सो टिल देन यू यू स्टे पुट ऑन, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।